अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। लेक्चर 12, फिजिक्स ऑफ मैनी पार्टिकल्स। यूजुअली हम जब किसी भी चीज का स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग में हम हमेशा एक डायमेंशन की बात करते हैं। हालांकि कभी भी वन डायमेंशन में ही सारी मोशन नहीं होती, थ्री डायमेंशन में होती है। इसी तरह हम हर चीज को वन पार्टिकल से शुरू करते हैं, जबकि कभी भी किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक पार्टिकल नहीं होता, हमेशा बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी, एक छोटी से छोटी बॉल भी बहुत ज्यादा एटम से मिलके बनी होती है। तो अब उनकी जो साइंस है वो वन डायमेंशन या वन पार्टिकल के लिहाज से टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि अब हम जब वन एटम की, एक एटम की बात कर रहे हैं, तो वो एक एटम और दूसरे एटम्स तो है नहीं जिनके साथ इंटरेक्ट करे, जबकि इन एक्चुअल कभी भी एक एटम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके आपस में भी इंटरेक्शन होती है, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स ऑफ मैनी पार्टिकल्स, जब एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं। ये दो भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बॉडी इज मेड अप कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी वो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स से रास मिलके बनी है। वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट बॉडी हैविंग अ सेंटर। सेंटर यानी उसका मिड पॉइंट। अब अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मैस, तो लाजमी नहीं होता कि वो मिड पॉइंट है। सेंटर ऑफ मैस किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका सारे का सारा जो मैस है वो लाई कर रहा है। इज डिफाइंड एज आर सेंटर ऑफ मैस, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मैस इक्वल है m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। यानी अगर दो बॉडीज की बात की जा रही है, दो ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, उनका सेंटर ऑफ मास इसके इक्वल इन टू डायमेंशन, दैट इज अ प्लेन। दिस इज एक्चुअली टू इक्वेशंस। टू इक्वेशंस यानी एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग सेम फार्मूला है, जस्ट आर की जगह हम x1 और x2 कर देंगे, और y वाले एक्सिस के अलोंग जब लेंगे तो y1 y2 हो जाएंगे। दीज गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है, या न्यूमेरिकल कह सकते हैं आप इसको। वन mass is placed at 2 centimeter and a second mass equal to the first, यानी दोनों के केस में mass सेम है, is placed at x is equal to 6 centimeter. The centimeter position lies halfway between two, as you can see. अब क्योंकि हम मैथ सेम है, तो हम जस्ट m लिख सकते हैं। हमने इसमें वैल्यू पुट की, इधर 2 और इधर 4। 2 जमा 4 6, नहीं सॉरी, 2 और 6 है तो ये 8 ऊपर आ जाएगा, 8m, और नीचे m+m 2m। m से m कैंसिल हो जाएगा, और 8/2 जो होता है वो 4 होता है, तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ गया। Note that there is no physical body that is actually located at xcm is equal to 4 centimeter। यानी ये देखिए, ये 2 पे है, ये 6 पे है, असल में वहां पे कोई बॉडी मौजूद नहीं है। So the center of mass can actually be a point where there is no matter. Now suppose that the first mass is 3 times bigger than the first, uh, bigger than the second होना चाहिए था, या सेकंड को बिगर देन द फर्स्ट कहना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ये देखें, अब यहाँ पे 3m x1 प्लस m x2, यानी ये पहले वाले को हमने 3 टाइम्स ले लिया है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और ये आ गया हमारे पास एक आंसर। दिस शोज दैट द cm lies closer to the heavier body, this is always true। यानी हमने एक ले लिया है कोई पहले, और उसको 3 टाइम एक दूसरा मैच लिया, उससे ज्यादा लिया है। और जितना कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता है, मतलब दो में से एक, उसके नियरेस्ट होता है सेंटर ऑफ मास फॉर एन मैसेज। क्योंकि असल में सिर्फ दो मैसेज की नहीं, दो से कहीं ज्यादा मैसेज होते हैं, बहुत से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो हम फॉर एन मैसेज या एन नंबर ऑफ मैसेज की बात करेंगे।
The obvious generalization of center of mass position is the following. यहाँ पे हम, जैसे हमने यहाँ 2 के लिए लिया था, इसको हम n के लिए लेंगे कि हम अप टू n तक ले जाएंगे, M1 R1 से लेके MN Rn तक, और नीचे सारे मैसेज का सम आ जाए। अगर हम ये सारे मैसेज के सम को कैपिटल M कह दें तो ये 1/m हो जाएगा, और ऊपर से ये 1 से लेके n तक क्या है, तो समेशन n इज इक्वल टू 1 to n MN Rn, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। In words, this says that the following: choose any origin and draw vector R1, R2 up to Rn that connects the masses M1, M2 up to Mn. Heavier masses got more importance in the sum. So suppose that M2 is much larger than any of others. If so, RCM nearly equal to M2 R2 over M2 is equal to R2. Hence, C center of mass is very close to the position vector of R. यानी हम यही बात करें, जितना जो और जितने भी इसमें मैसेज हैं, सबसे ज्यादा जो हैवियर होगा उसके करीब करीब उसकी वैल्यू होगी। फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स it is easy to see where the center of mass position lies. For a sphere or circle, it lies at the center. For a cylinder, it is on the axis of halfway between two faces, etc. Our definition of center of mass allows Newton's second law to be written for entire collection of particles. वेलोसिटी के लिहाज से सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन के लिहाज से सेंटर ऑफ मास, हमें वेलोसिटी का पता है, होता है DRCM/dt आ जाएगा, जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट या जो पोजीशन वेक्टर है। हमें पता है कि ये जो चीज है वो इसके इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ से चीज को लिया, ये यहाँ पे क्योंकि R था तो यहाँ पे जब R बाय DR/dt है तो यहाँ पे BN आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह अब अगर हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो हमें पता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो सेम चीज आ जाएगी, जब जस्ट VN की जगह AN आ जाएगा। और अगर हम ये M या टोटल नंबर ऑफ मैसेज को यहाँ से उठा के इस तरफ ले आए, तो हमें पता है MA ये होती है फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ समेशन जो है वो फोर्सेस यहाँ पे हमारे पास निकल है, द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज व्हाट कॉजेस एक्सेलरेशन। हमें पता है कि इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं हमेशा उनका सम 0 होता है, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही कर रही होती है। इन द अबव वी हैड यूज्ड Newton's third law as well. F12 plus F21 is equal to 0, etc. अब हम एक और चीज के डिस्कस करेंगे, कंसीडर रोटेशनल मोशन। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि रोटेशनल मोशन क्या होती है, अब हम उसको लेके आगे चलेंगे। नाउ फॉर अ रिजिड सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, हमने वहां पे रोटेशनल मोशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अब हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से करेंगे। Rigid means that all particles have a fixed distance from the origin. Kinetic energies, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो अप टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक हम इसको जाएंगे, सब पार्टिकल्स का अलग अलग हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब हम इसको क्या कर लेंगे, हाफ इधर अलग कॉमन लेके इनका मेगा स्केयर भी अलग, ये चीज जो है M1 R1 ये डिफरेंट है, तो उसका सम कर लेंगे, समेशन MI/RI²। ये जो चीज है समेशन MI/RI², ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ सपोज वी डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to summation MI/RI², then clearly the kinetic energy is half I omega square. How similar is this to K is equal to half mv²। जैसे लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में होती है, इसी तरह रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आती है। To familiarize ourselves with I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, let us consider the following
two particles M1 and M2 are connected by a light rigid rod of length L. ये कोई रोड लेंथ L की है, एक mass M2 यहाँ और mass M1 यहाँ है. Neglecting the mass of road, यानी कंसिडर करें कि ये रोड का mass तकरीबन जीरो है या अप्रोक्सीमेटली जीरो है, बहुत बहुत कम. फाइंड द रोटेशनल इनर्शिया I. रोटेशनल इनर्शिया हम इसका फाइंड करेंगे of the system about an axis perpendicular to the road at a distance x from M1. कोई डिस्टेंस x हमने ले लिया है यहाँ परपेंडिकुलरली, इस पॉइंट के ऊपर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. हमें पता है I इज इक्वल टू M1 x². I इज इक्वल टू हमें पता है ना MI/RI होता है, तो यहाँ x होगा और लेंथ जो है इसके केस में x ले लेंगे और इसके केस में ये लेंथ जो है ना ये L माइनस एक्स आएगी. ये टोटल लेंथ क्योंकि L है और ये x है तो ये L माइनस एक्स. M1 x² प्लस M2 इंटू L माइनस x², ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. Of course, this was quite trivial. Now we can ask for more interesting question. For what xi is the largest? यानी x की किस वैल्यू के ऊपर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. Now near a maximum the slope of function is zero. So calculate di over dx and then put it equal to zero. हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो x मैक्सिमम की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से डेरिवेटिव लेके कैलकुलेट हो जाएगी. Although matter is made up of discrete atoms, even if one takes small piece of any body, there are billions of atoms within it. यही वही बात जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में की थी कि अगर हम छोटे से छोटा भी कोई पीस लेते हैं किसी भी चीज का तो उसमें भी बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं. वही चीज जो लिखी हुई है. सो इट इज यूजफुल टू थिंक of matter as being continuously distributed. उसमें continuously distribution of atoms होती है. Since sum यानी summation becomes an integral. जब हम continuous distribution की बात करते हैं तो हम मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन को यूज करते हैं summation के बजाय. तो हम यहाँ पे summation के बजाय इंटीग्रेशन को यूज करेंगे. It is obvious that a new definition of I and RCM become का यहाँ E मिसिंग है. I is equal to integral R square dm and RCM is equal to 1 over m integral R dm. A simple application. Suppose there is a hoop with mass distributed uniformly over it. The moment of inertia is I is equal to integral R square dm is equal to R square dm. R square integral dm is equal to m R square. आप ये आपने एफएससी में डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हूप, डिस्क और इस तरह की और चीजें, रिंग, उनके सेंटर ऑफ मास पड़े होंगे, फॉर्मूलाज डायरेक्ट लिखे हुए. तो ये उन्होंने एक एग्जांपल देके कुछ सॉल्व भी किया हुआ. A less trivial application instead of a hoop as above, now consider a solid plate. यानी कोई आप डिस्क कंसिडर कर लेंगे. I is equal to square root of R square dm. यहाँ dm is equal to 2 pi r dr रो नॉट. तो उसकी जीरो से लेके r तक हमारे पास लिमिट है 2 पाई r क्यूब डी आर रो नॉट. क्योंकि एक r ये है तो ये भी है तो r क्यूब हो जाएगा. तो इसका ये इंटीग्रेशन लेके ये आंसर है. तो हम इसको हाफ एम आर स्क्यूब, ये चीजें आपने डिस्क और हुक की पहले भी पढ़ी हुई है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी इक्वल है. You have seen that it's easier to try and think. For example, a nut when changing car's tire after a puncture, when applied force acts at the greater distance. This is because the torque is greater. We define tau is equal to r cross f. From the magnitude, tau is equal to r f sine theta. Here, theta is the angle between radius vector and the force. टार्क की वजह से हम जो होते हैं ये काम कर सकते हैं. टार्क कि जो हम दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं और इस तरह छोटी छोटी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो टास्क के होते हैं. Remember that when a force F acts through a distance dr, it does an amount of work equal to F dot dr. Now let us ask how much work is done when a torque acts through a certain angle as in the diagram below.
यानी कोई एंगल है, उसने कितना काम किया। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डी एस। और हम एफ कॉस थीटा आर डी फाई इज इक्वल टू टार डी फाई एट द, ये यहाँ से कैलकुलेट किया है। Add the contributions coming from all particles dw net f1 cos theta 1 r1 d phi plus f2 cos theta 2 r2 d phi plus up to so on fn cos theta n rn d phi। यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे कि ये क्या चीजें कॉमन है। डी फाई तो कांस्टेंट है ना, ये कॉमन ले लिया हमने। और बाकी जो है वो टा के इक्वल है, तो टा वन प्लस टा टू अप टू टा एन। तो ये नेट भी इस तरह क्या आ जाएगा, टार एक्सटर्नल डी फाई समेशन ऑफ डी फाई की जगह हम ओमेगा डी टी लिखेंगे ना। आप कंसीडर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डी के इज इक्वल टू टी हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, के की वैल्यू पुट कर दी, आई ओमेगा डी ओमेगा आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू आई अल्फा ओमेगा डी टी। By the conservation of energy, the change in K must equal to the work done. So T omega net is equal to dk. यहाँ से टा जो है is equal to I alpha. In other words, we say that total torque equals the moment of inertia times the angular acceleration. This is just like Newton's second law, but for rotational motion. आगे कंपैरिजन दिया हुआ है लीनियर और रोटेशनल मोशन का। लीनियर मोशन में हम एक्स और एम लेते हैं, इसमें पाई और आई लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी डी एक्स ओवर डी टी होती है, यहाँ की स्पीड एंगुलर स्पीड जो है डी फाइव बाई डी टी। यहाँ जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, यहाँ जो है रोटेशनल एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे यहाँ पे न्यूटन का लॉ एफ इजिकल टू एम में होता है, यहाँ टाई इजिकल टू आई अल्फा होता है। से इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, इधर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। इधर वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है, यहाँ इस केस में टार टी पाई होता है। रोटेशनल एंड translational motion can occur simultaneously. For example, a car wheels rotates and translate. In this case, total kinetic energy is clearly the sum of energies of two motion. यानी रोटेशनल मोशन भी और ट्रांसलेशनल मोशन के भी, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। A is equal to half m square plus half I omega square. It will take a little work to prove the following fact that I simply stated above for a system of n particles. The total kinetic energy divides up nearly into kinetic energy of rotation and translation. Start up with the expression of kinetic energy, right? Vcm plus Vi dash, where Vi is the velocity of particle with respect to center of center of mass frame. K is equal to summation half mi square is equal to summation half mi dot vi। डॉट प्रोडक्ट की हमें पता है स्केयर आता है, तो यहाँ से हम ये चीज पुट कर देंगे, समेशन हाफ एम आई इंटू वी सेंटर ऑफ मास प्लस वी आई डैश इन डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्केयर इसका स्केयर और टू ये वाला वी सी एम डॉट वी आई डॉट। नाउ summation mi vcm dot vi dash is equal to vc center of mass dot summation mi vi dash is equal to v center of mass summation pi dash। यहाँ पे इसको हम एम वी जो होते हैं मोमेंटम होता है वो पुट करेंगे, is equal to 0. Why? Because the total momentum is 0 in the center of mass frame. So this brings us to the our result that half summation half mi v central mass square plus summation half mi vi dash square। और इसको हम लिख सकते हैं summation half m v center of mass square
प्लस समेशन हाफ MI RI स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ लेक्चर खत्म हो गया है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज।